Hello, my dear students. I hope you are fine and happiness. तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज जो कक्षा 10वीं विषय गणित की परीक्षाएं हुई हैं उसमें से बहुत से विद्यार्थी असमंजस में होंगे कि आखिर हम पास होंगे या फेल, या फिर हमने इतना नंबर का बनाया है तो इतना आएगा कि नहीं। तो उसी बात को लेकर के हम अपना इस वीडियो को बना रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ये दिखाया हुआ है क्लास 10th का पेपर है और विषय गणित। इसमें सभी बातें बताई गई हुई है। ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन को हल करने में। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है, मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि इन क्वेश्चनों का सही विकल्प या क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो जरा ध्यान देंगे बहुपद दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 और खंड नंबर अ का पहला क्वेश्चन का जो विकल्प होगा उसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखते हैं, बहुपद लिखा हुआ है x² प्लस 4x और प्लस 4। इसमें बहुपद का हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो एक मानक वर्ग समीकरण मान लेते हैं, ax² प्लस bx और प्लस c। इसमें यदि कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें मिलता है 1 और b का वैल्यू मिलता है 4 और c का वैल्यू प्राप्त होता है 4। तो देखिए इस तरीके से तो हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो इसमें मान भर के हम देखते हैं, मान रखते हैं। तो c का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है 1। इसका मतलब क्या आने वाला है, तो केवल 4 आने वाला है। तो देखिए इस विकल्प में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ब जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ब में एक ऑप्शन है, तो इस तरीके से करेक्ट दिस आंसर 4। बी विकल्प हमारा जो है उत्तर सही निकल के आया। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 का जो प्रश्न दिया गया था उसका विकल्प हल कौन सा, ब नंबर सही हो गया। इस तरीके से अब सेकेंड हल करके देखते हैं, अ का सेकेंड विकल्प प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो जरा देखिए इसमें लिखा हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू क्या 0, और एक लिखा हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू लिखा हुआ है 0। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन नंबर डी, क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू दिया हुआ है 0। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। इसका मतलब देखते हैं कि सभी में द्विघातीय है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये तीनों तो कट हो गए उस प्रश्न के हिसाब से। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, ये द्विघातीय समीकरण हमारा क्या है, नहीं है। मतलब करेक्ट जो विकल्प का उत्तर सही होने वाला है वो द नंबर सही होने वाला है। कौन सा नंबर, द नंबर, करेक्ट दिस आंसर द। अब इस तरीके से आगे चलते हैं। तो देखिए अब मुझे उम्मीद भी होगा कि आप इस तरीके से हल किए होंगे। और अगला विकल्प देखते हैं। तो विकल्प जो हमारा है वो है कॉसेक स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है। कॉसेक स्क्वायर 60 अंश, देखिए कॉसेक स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है, का मान, तो का मान। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 60 अंश, कॉसेक तो साइन जो होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान पहले निकाल लेते हैं। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो इसी को बस उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3। तो देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है 100 नंबर उत्तर जो है सही है, क्योंकि 2/√3 इस विकल्प का उत्तर सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बिंदु
-1 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सटीक प्रश्न इस बार पूछे गए हैं सभी सेटों में। तो देखते हैं किस चतुर्थांश में। अब देखिए इस तरीके से हम हल करेंगे इसको। फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस में सभी बिंदु होंगे, और सेकंड में जो होंगे वो माइनस प्लस होंगे, और थर्ड में जो होंगे वो माइनस माइनस होंगे, और फोर्थ में जो होंगे वो प्लस माइनस होंगे। इस तरीके से होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है माइनस माइनस दोनों में। इसका मतलब विकल्प में हम देखते हैं तो विकल्प में हमारा दिया हुआ है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश मतलब फोर्थ का जो विकल्प हमारा सही होगा वो स नंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से तृतीय चतुर्थांश इस प्रश्न का हल उत्तर जो है सही होगा। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं। नेक्स्ट नंबर विकल्प नंबर 5। विकल्प नंबर कितना? 5। विकल्प नंबर 5। विकल्प नंबर 5 में प्रश्न बोला हुआ है कि आर बराबर त्रिज्या, और सेकेंड बोलता है कि एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक। और फिर बोलते क्वेश्चन पूछा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। देखिए इस तरीके से इस विकल्प का उत्तर जो है पाई आर एल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 100। फिर प्रश्न का जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन नंबर 100 सही होगा, पाई आर एल। तो देखिए इस तरीके से हमारा 5 जो है वो विकल्प पे प्रश्न सोल्व हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट में प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 और खंड नंबर क्या? तो खंड नंबर ब का कौन सा उत्तर सही होगा उसमें से हम चेक करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 जो दिए हुए हैं हमारा खाली स्थान दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? खाली स्थान दिए गए हैं, और खाली स्थान में हमें सही उत्तर जो है वो फिल करना है। खाली स्थान। अब इसमें फर्स्ट प्रश्न में देखते हैं तो लिखा हुआ है 1 माइनस, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान होगा ये पूछा गया है। और सेकंड में जो पूछा है, सेकंड में यदि किसी रैखिक समीकरण, तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको चेक करते हैं कि आखिर ये किस हिसाब से ऐसा आया है। तो फर्स्ट होता है सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1 प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लिख लिए। तो इसमें देखते हैं कि क्या बढ़ाने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अंडर रूट ऑफ तो कुल मिलाकर के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इस विकल्प का आंसर जो होने वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा। और सेकंड प्रश्न में देखते हैं तो लिखा हुआ है सेकंड प्रश्न
यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है तब रेखाएं क्या होंगी। देखिए, जब भी कोई भी समीकरण निकाय दी हो और उसमें पूछा जाए कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो इसका उत्तर जो होगा वो समांतर, क्या होगा, समांतर। तब रेखाएं जो होंगी वो कैसे होंगी, तो सेकंड का उत्तर जो भराएगा वो समांतर, क्या भराएगा, समांतर। इस तरीके से सेकंड का हो गया। अब इसी प्रकार थर्ड का देखते हैं। थर्ड में पूछा हुआ है चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश का है तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा। तो एक कोण 60 अंश दे दिया हुआ है और पूछता है कि सम्मुख कोण कितना होगा, तो 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश। अब देखिए इस तरीके से इसका हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। इस तरीके से इस 4th का उत्तर जो है व्यास भराएगा। और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति खाली स्थान को होती है 31 मार्च को होती है। कितने को होती है, तो 31 मार्च को हमारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है और 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 1 खंड ब का जो खाली स्थान पार्ट था वो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब आता है कि सत्य और असत्य की पहचान करना है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन दी रहेगी, उसमें पहले सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और तभी हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन सत्य है, जो लिखा हुआ है वो सत्य है कि असत्य। तो चलते हैं खंड ब खंड स, प्रश्न नंबर 1 और खंड स का उत्तर सत्य और असत्य की पहचान करना है। फर्स्ट का जो बात दिया हुआ है उसको ध्यान से सुनेंगे और मिलाएंगे अपने पेपर में। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो बात सही है, क्योंकि मूलधन में जो हमारा ब्याज आएगा उसको जोड़ दिया जाएगा तो मिश्र धन कहलाता है। मतलब क्या कहलाएगा, तो मिश्र धन। इस तरीके से फर्स्ट जो दिया हुआ है वो बात क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। अब सेकेंड का चेक देखते हैं। सेकेंड बोलती है क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। देखिए ये बात थोड़ा सा एक बार और पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, कैसा हो, अनुपातिक हो, तो वे समरूप त्रिभुज नहीं होते हैं। असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य। होते हैं तभी तो होंगे, तभी तो वो समानुपातिक होंगे भुजाएं, ठीक। तो असत्य। अब थर्ड नंबर में फिर क्वेश्चन पूछता है बिंदु थर्ड नंबर में बोलता है बिंदु 0.5 धनात्मक y अक्ष पर स्थित होगा। y अक्ष पर स्थित होगा। तो देखते हैं बिंदु 0.5, तो 0 और 5 मतलब सेकेंड में इधर जाना है y अक्ष में 5, तो इस तरीके से हमारा 0 और 5 जो है y अक्ष पर स्थित हो रहा है। इसका मतलब ये जो उत्तर होने वाला है इसका क्या है, सत्य। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन का विकल्प जो है वो सत्य हो जाएगा। अब फोर्थ विकल्प में देखते हैं। फोर्थ विकल्प में यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो c को मध्यानुपाती कहते हैं। देखते हैं जरा क्वेश्चन लिख लेते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोलता है a अनुपात b अनुपात c। तो बोलता है क्वेश्चन की c को मध्यानुपाती बोलेंगे। कहां से c को मध्यानुपाती बोलेंगे, बिल्कुल गलत बात। तो इसका मतलब असत्य। क्या, असत्य। तो इस तरीके से हमारा जो है वो प्रश्न नंबर 1 का हमारा तीनों पार्ट का सॉल्यूशन और सही उत्तर हमें प्राप्त हुई। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना सही उत्तर बिल्कुल इसी तरीके से बनाए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब देखिए ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं जिनको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और बिना कट पिट किए करेंगे, मतलब साफ सफाई से काम करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे और
नंबर कटने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे, तो हम आपको उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे एग्जाम में आप हल किए होंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी डाटा दिए होते हैं उन डाटाओं को हम ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें समांतर माध्य हमारा निकल के आ जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो हमारे पास डाटा दिए हुए हैं, दो आंकड़े दिए हुए हैं x प्लस वाई, और सेकेंड आंकड़ा जो दिया हुआ है वो x माइनस वाई, दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो एक y और y कट जाते हैं तो हमारे पास 2x मौजूद हो जाता है और नीचे 2 है। तो इस तरीके से इसका इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा क्या प्राप्त हो गया, तो x उत्तर जो हमें मिला वो इस तरीके से हमें x प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का उत्तर जो है एक कंप्लीट होता है। आगे प्रश्न नंबर 3 ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, एक रेखा बिंदु 3, 7 बिंदु, दो बिंदु दिए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हल, प्रश्न नंबर 3 हल क्या दिया हुआ है, दो बिंदु, तो लिखेंगे दिया गया बिंदु, दिए गए बिंदु के निर्देशांक, दिए गए बिंदु के निर्देशांक। देखिए हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट हल आपको दिखा रहे हैं। आप बिंदु P का निर्देशांक जो दिया हुआ है 3, 7 और बिंदु Q का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 6 और 8। तो इस तरीके से प्रवणता ज्ञात किया जाएगा। तो लिखेंगे रेखा की, अच्छा चलिए यहाँ से हम तो कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा जो बिंदु मिल रहा है वो x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमें 4 बिंदु मिल गए। अब रेखा की प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, तो प्रवणता इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस तरीके से सूत्र में हम मान रखते हैं। तो x1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू कितना हमें दिया गया है, तो 8, y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो इस तरीके से 8 में 7 घटाएंगे तो 1 हमें मिलेगा और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। इस तरीके से इस जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 रेखा की प्रवणता का कंप्लीट हल, और हमें यही आंसर जो है वो मिलने वाली है। तो इस तरीके से थर्ड प्रश्न का हल हमने कंप्लीट कराया। और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 बहुत ही आसान है और बिल्कुल कम समय में हल हो जाएगा और 2 नंबर आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 4 क्या करता है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका, माध्य और बहुलक हमने बिल्कुल पिछले जब भी वीडियो डाला गया है उसमें सभी पाठों को बिल्कुल सही रूप से और आराम से बार 2 बार 3 बार रिवीजन करके आप लोगों को पढ़ाया गया। उसमें एक क्वेश्चन आ गया, दिया गया आंकड़ा। तो देखिए क्या क्या आंकड़े दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, तो 45, 41, 43, 38, 40, 42, 44 इस तरीके से आंकड़े जो दिए हैं उन्हें हम लिख लिए। अब इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में मतलब इसको एक सीरीज में जमाते हैं।
तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, तो 38, इसके बाद क्या लिखा जाएगा 40, फिर लिखा जाएगा 41, फिर लिखा जाएगा 42, फिर 43, 44 और लास्ट में क्या, तो 45। अब हमें माध्यिका, अब इसमें देखते हैं कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितना, आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या देखते हैं, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, आंकड़ों की संख्या दिया हुआ है 7, जो क्या है, जो कि विषम है, क्या है, विषम है। तो देखिए इसी तरीके से तो हल करना है इस प्रश्न का। और इस बार का जो हम पेपर देख रहे हैं वो पेपर बहुत ही आसान और बिल्कुल जिनके जो पढ़ाई की है उनके लिए बिल्कुल ही आसान पेपर आ रहा है। तो इसमें 7 है और माध्यिका इक्वल टू हमें पता है कि जब भी आंकड़ों की संख्या जो है वो विषम हो तो उसमें जो डाटा है उनमें एक जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इतना पद, जो भी पद आएगा वहाँ हम देख लेंगे। तो देखते हैं कि n का वैल्यू दिया हुआ है 7, उसमें a1 ऐड किया जाएगा और बट्टे 2 से भाग दिया जाएगा, तो हमें मिलता है कितना, तो हमें प्राप्त हो जाता है 4। इस तरीके से अब 4 टाइम 4 देखते हैं, 4 चौथे स्थान पे कौन सा डाटा है, तो 1 2 3 4, इस तरीके से चौथा पद जो है इसमें उत्तर हमारा जो आने वाला है वो आ जाएगा क्या, तो 42। इस तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हम करके दिखा दिए। और नेक्स्ट इसी प्रकार बिना समय गंवाए, बिल्कुल ही बिना देर किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के हल की ओर ले चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, त्रिकोणमिति से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करना है साइन 63 अंश प्लस कॉस, प्लस नहीं है डॉट, मल्टीप्लाई कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री और इंटू साइन 27 डिग्री। सिद्ध करना है, लाना है हमें हल करके एक। तो देखिए इसको बहुत ही आसान है, बायां पक्ष को यदि हम हल करते हैं तो बायां पक्ष को हल करने पे हमें क्या मिलता है, देखिए साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27। देखिए इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से हमें सिर्फ एक काम करना है, बाकी को स्थिर रखना है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें साइन को हम स्थिर रखते हैं और कॉस के रूप में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं साइन 63 इंटू कॉस 90 माइनस 63 प्लस, देखिए कॉस को चेंज किया गया है और साइन को कोई चेंज नहीं किया गया उसके वैल्यू में। फिर क्या, तो कॉस 63 इंटू साइन 90 माइनस 63, देखिएगा थोड़ा 90 माइनस 63। तो इस तरीके से अब मिलने वाले हैं साइन 63 मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब हमें मिलने वाला है साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू, फिर से देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 63। इस तरीके से हमें अगला स्टेप हल हो गया। अब देखते हैं साइन थीटा और साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखिए कॉस और कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब दोनों का थीटा इक्वल है तो हमें फॉर्मूला पता है
क्या पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इक्वल टू क्या होता है 1। ये हमारा सर्वसमी का फर्स्ट, इस त्रिकोणमिति इस चैप्टर का फर्स्ट सर्वसमी का है और इसी के अनुरूप। तो इस तरीके से हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। तुम बराबर क्या, तो बराबर दायां पक्ष। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन इसी प्रकार से हल किया जाएगा जिससे कहीं भी कॉपी चेक हो, कोई भी कॉपी चेक करे, एक भी नंबर ना काटे। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न नंबर 5 का जो सॉल्यूशन हम आपको दिखाए वो इस तरीके से बिल्कुल होंगे हल, और बिना ही कट पिए, बिना कट पिट किए, बिना कॉपी में काटे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 बोलता है, प्रश्न नंबर 6, चलिए अब आपको हम प्रश्न नंबर 6 की ओर ले चलते हैं बिल्कुल सही हल के साथ। क्या हल होंगे, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 ये लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मतलब 2 अंक वाले लास्ट प्रश्न हो रहे हैं हल। क्वेश्चन बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या x - 1 बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो देखिए कोई भी बहुपद गुणनखंड तब होता है, बहुपद जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो बहुपद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये बहुपद हमें दिया गया है। अब एक और बहुपद है जो बोलते x - 1, तो x - 1 अब इसमें रखना है और इसको हल करना है, और यदि हल करने पे 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो इसको 0 के बराबर मान के चलते हैं। तो x इक्वल टू हमें 1 पुट करना है मुख्य बहुपद फर्स्ट में। तो देखते हैं इसको हल करके, x इक्वल टू 1 रखना है, रखने पर रख देते हैं। तो x के जगह पे 1 का क्या निकालना है क्यूब, और 5x का क्या फिर 1 और इसका स्क्वायर माइनस फिर 1 और फिर क्या दिया है प्लस 1 दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हल करते हैं। तो 1 का क्यू निकालेंगे तो क्यू मिलेगा, और फिर से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मिलेगा, 5 इंटू 1 मतलब 5 और प्लस क्या 1। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या मिलता है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 माइनस 5 बराबर कितना, तो बराबर 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन इस बहुपद का जो हम हल किए तो 2 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो क्या बोलेंगे, लिख देंगे नीचे, अतः बहुपद गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाती तो गुणनखंड हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हम आपको हल करके दिखा दिए, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से हल किए होंगे। अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं एक बार, कि जो 3 मार्क्स में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स में 3 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें और भी ध्यान से हल करने की जरूरत है। तो प्रश्न नंबर 8 का हल, प्रश्न नंबर 8 का हल, प्रश्न नंबर 8 का हल। चलिए अब ध्यान देते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इस तरीके से ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। तो इसको देखिए आप बटे के रूप में लिख लेंगे। तो A बटे B समानुपात मतलब बराबर, और C बटे D। इस तरीके से ये हम मान दिया हुआ है और इसे हम K के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, K के बराबर मान लेते हैं। तो हमें A का मान प्राप्त होता है, A बराबर क्या, तो A बराबर हो जाएगा B के, और C बराबर क्या, तो D के। इस तरीके से A और C का मान हमें मिल गया और हमें सिद्ध करना है, हमें
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो देखिए सिद्ध करना है a माइनस सी बटे b माइनस डी बराबर a बटे बी। इस तरीके से यही सिद्ध करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं बायां पक्ष क्या? तो a माइनस सी और b माइनस डी, a का वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है b के, a की जगह पे मान रखते हैं तो हमें मिलता है b के माइनस सी का मान होता है d के और बटे b माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू इसमें से देखिए दोनों में के कॉमन आ जाएगा तो हमें के बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचेगा b माइनस डी और बटे b माइनस डी। इस तरीके से देखिए इन दोनों कट जाएंगे तो हमें मिलता है k। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं कि दायां पक्ष क्या दिया हुआ है। तो दायां पक्ष जो हमें दिया हुआ है a बटे बी। तो इस दाएं पक्ष में देखिए जगह कम होने के कारण हम आपको यहाँ से छोटे से जगह में समझा रहे हैं। a बटे बी दिया हुआ है तो a बटे बी दायां पक्ष दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रखते हैं। a का मान हमें प्राप्त है b के और नीचे दिया हुआ है b से b कटेगा तो क्या हमें प्राप्त होता है k। इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से समीकरण 1 व 2 से क्या? तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब यह हमें प्रूफ हो गया। दोनों मान को लेकर के हल किए तो दोनों के वैल्यू जो है वो इक्वल प्राप्त हुए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का हमें आसानी से कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल -5 और -7 दिया हुआ है, -11 दिया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। प्रश्न नंबर 9 का हल। प्रश्न नंबर 9 का हल करते हैं। वर्ग समीकरण बनाना है और 2 मूल दिए हुए हैं तो लिख लेते हैं हल। दिया गया मूल क्या मूल दिया हुआ है? तो अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है -5 और बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -11। वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है, वर्ग समीकरण का जो सूत्र होता है x² और प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला यदि आपको याद होगी तो आप इसे आसानी तरीके से हल कर लिए होंगे। अब अल्फा का x की जगह पे x² ही रहेगा। अल्फा का वैल्यू हमें दिया हुआ है -5 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -11। तो इस तरीके से यहाँ मान रख दिए और x अल्फा इक्वल टू -5 इंटू बीटा इक्वल टू -11। तो देखिए इसको वर्ग समीकरण बनाते हैं। x² प्लस -5 -11 x प्लस 11 बचे होता है 55 और दोनों माइनस में है तो प्लस 55 प्लस 55। आगे x² -11 और -5 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलने वाला है -16x और प्लस 55। इस तरीके से देखिए ये जो मूल दिए हुए थे उनका हम वर्ग समीकरण बन के कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 का हल बहुत ही आसानी तरीके से और पूर्ण रूप से देखे। अब क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखते हैं। आप थके नहीं, आप जब भी आपको दिक्कत हो आपको मैथ से लेकर के, तो हम आपके लिए हमेशा बिल्कुल एनी टाइम आपके लिए हम तैयार रहेंगे। और जब भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे
फॉलो कर सकते हैं जहां भी टेलीग्राम जिस चैनल में आप चाहें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एक बेलन का आयतन दिया है बेलन का आयतन बराबर दिया हुआ है 3080 सेंटीमीटर के घात में क्यूब, ठीक। और दिया हुआ है ऊंचाई h इक्वल टू दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है बेलन की त्रिज्या इक्वल टू क्या करना है, तो फाइंड करना है बेलन की त्रिज्या। अब लिखते हैं, हमें सूत्र पता होता है कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस चीज का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो रख लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 380। अब इसमें मान भरिए, तो पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एच का वैल्यू दिया हुआ है 20 इक्वल टू का तो 3080। आगे इसको देखते हैं, ये 7 जो है ये बटे में है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, हमें मिल रहा है आर स्क्वायर और 20 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 440 इक्वल टू 3080। आगे हल करेंगे तो ये हमें मिल रहा है इंटू 7। अब आर स्क्वायर क्या, तो आर स्क्वायर 3080 इंटू 7 अपॉन क्या, तो अपॉन 440। 0 से 0 कैंसिल और इस तरीके से काटेंगे तो 22 दूना 44 और 22 दूना 44 और 22 एकम 22 और 22 चौके 88। 22 एकम 22, 22 चौके 88। अब देखिए इसको काटते हैं 22 से, तो 22 दूना 44 और 2 से कट करते हैं तो 22 दूना 44, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर से कट होगा 11 से, तो 11 दूना 22 और 11 सते 2 सते 14 और 2 सते 14 फिर 2 सते 14। अब देखिए एक कटेगा तो हमें क्या मिलता है, इसको 2 से कट करना था तो 2 सते 14 फिर 2 सते 14। अब इस तरीके से 2 जो है ये, अच्छा 1 मिनट ध्यान देंगे, 2 एक कम 2, 1 और 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। इस तरीके से हमें 2 से कटने के बाद 11 दूना 22 होता है। कितना होता है, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और 11 सते 77। मतलब हमें जो मान मिला वो मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। अब देखिए इस तरीके से आर का वैल्यू निकालेंगे तो हमें अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7। अब इसका एक जोड़ी बन जा रहा है, इसीलिए जो हमारा वेलन की त्रिज्या जो आना है वो 7 सेंटीमीटर वेलन की त्रिज्या होगी। और यही इस क्वेश्चन का संपूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है प्राप्त होगा। तो देखिए कम समय में, बहुत ही कम समय में हल कर सही इसी तरीके से हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो थेल्स का प्रमेय दिया हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 11 का भी हल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का हल। क्वेश्चन नंबर 11 का हल दिया है
शंकु का व्यास, शंकु का व्यास 2r का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब r का वैल्यू यहाँ से निकाला जाएगा तो 12/2 मतलब कट जाएगा तो 6 सेंटीमीटर इसका r का वैल्यू आने वाला है। और ऊंचाई दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। हाइट कितना दी हुई है, तो हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, तो फॉर्मूला यदि आपको पता है तो इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन का हल बिल्कुल सही और कम समय में हो पाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। इसमें मान भर रख दिया जाएगा तो 22/7 और r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और l का वैल्यू दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है या ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई सिर्फ दिया हुआ है, तो ऊंचाई l का वैल्यू हमें तो पता नहीं है, लेकिन l का वैल्यू फिर हमें निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा, तो l इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, माइनस r स्क्वायर निकाला जाएगा तो आएगा हमें h का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर माइनस r का वैल्यू हमें पता है 6 का स्क्वायर, तो निकाला जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 64 में हम 36 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो 8 और 5 में 3 8 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 मिलने वाला है। मतलब L इक्वल टू हमें निकल करके आ गया हमारा रूट ऑफ 28। एक बार देखते हैं, फिर से चेक करते हैं, मुझे डाउट लग रहा है तो इसको फिर से सॉल्यूशन कर लिया जाएगा। L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही तो होता है। प्लस करके देखते हैं तो इसको ऐड किया जाएगा तो हमें मिलेगा 100। कितना मिलेगा, 100। तो L का वैल्यू निकल के आएगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ 100 का वैल्यू होता है 10, मतलब L का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से L का वैल्यू R का वैल्यू हमें मिल गया, तो यहाँ रखेंगे तो 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना हमें प्राप्त है, तो R का वैल्यू 6 प्राप्त है और L का वैल्यू अभी निकाले तो 10 आया। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो कितना हमें मिलता है, तो 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 और 60, इसको देखिए 60। अब इस तरीके से इसका यदि मान भी ना रखें तो हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। यदि नहीं भी करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको वक्र पृष्ठ निकल गया। अब शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन के लिए आपको फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए हम आपके लिए यही तक आपको सॉल्यूशन कराते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी प्रकार से सभी विषयों का बिल्कुल कंप्लीट उत्तर के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर के फिर से आएंगे। और मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया आप कोई भी वीडियो को मेरे द्वारा जो बनाया जाता है उसे कंप्लीट रूप से देखें और बिल्कुल कहीं भी आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको पूर्ण रूप से देखें और
और यदि आपको अच्छा लगता है हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो तो आप लाइक करें, और आपके एक लाइक से हमें भी कुछ यह पता चलता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो आपको पसंद आया या नहीं आया। और उसके बगल में आपको डिसलाइक करने का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपको समझ में ना आए और अच्छा ना लगे तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को यदि कोई भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट रहता है तो वे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उनके लिए हम स्पेशल रूप से वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। तो इतना ही कह करके आज के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।